चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 7 के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है राज्य सरकार। तो इसमें देखते हैं स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका देखते हैं। तो लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकते हैं। और इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए और आपके विचार में यह विषय सरकार के काम किस प्रकार जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार के सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपके उपर्युक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वस्थ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे, और दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिलने अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से करें और उच्च मनोबल के साथ करें। चुस्ती और सुस्ती और आक्रमण रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है, और हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं देखें। ताइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परिचय करें। यहाँ दी गई तालिका में प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना करते हैं। तो एक तरफ दिया गया है संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। और दूसरी तरफ है कि भारत का अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। पहला में फिर दिया गया पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,727 अस्पताल थे और सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और वर्ष 2000 में यह संख्या 18,218 हो गई। दूसरी तरफ है कि भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं, और स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों को रिपोर्ट प्राप्त होती है और यह संख्या कम नहीं होती है। फिर है कि भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटन आते हैं, और वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जा सकती है। और दूसरी तरफ है कि हम सबको पीने के स्वस्थ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, और संचारिणी बीमारियां पानी द्वारा एक से दूसरे को लगती है, और इस बीमारियों में से 21% जल जनित होती है, जैसे कि हैजा, पेट और पेट के कीड़े और टाइफाइड है। उसके बाद हेपेटाइटिस है। उसके बाद है कि भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है, और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। वहीं दूसरी तरफ है कि भारत के समस्त बच्चों में से आधे को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, और वे अल्प पोषण के शिकार होते जा रहे हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवा चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यकता सेवाएं और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत होती है, और जो परामर्श दे सके और रोगों की पहचान कर सके और इसका इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ और उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, और भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाई खाने और अस्पताल है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकारी चलाती है, और सरकार अपनी जनसंख्या के बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँवों में फैली हुई है। और इस विषय पर हम बाद में अधिक से विचार कर सकते हैं। और साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते
चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियाँ उपलब्ध हैं, फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं से विपरीत है। और हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवा देने में असमर्थ हैं। और हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों के भी जानेंगे। एक कहानी है कि हकीम शेख की कहानी है। हकीम शेख पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के सदस्य थे और जो पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों का संगठन है। और 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी और उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कलकत्ता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं थी और दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधा या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। और इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया और अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज किया गया। और उन्होंने अपने इलाज पर बहुत सारा पैसा खर्च किया और जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके अपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं NPVKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। उसके बाद देखें सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। देखें उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं देखें, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र और अस्पताल आपस से जुड़े हुए हैं और जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करती है और सभी बीमारियों साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है और उन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कई गांवों की जरूरत को पूरा करते हैं और जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। और बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, इस पर कहानी दी थी। और ऐसा अभी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। और इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है और सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कराने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए। और इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स देने के रूप में देते हैं। और इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है और जिससे गरीब लोगों के भी इलाज हो सके। और स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलाने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ता है कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों और घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दे। और हाकिम शेख की प्रकरण को पुनः याद कीजिए। और क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था? हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति
रोगी को इलाज प्रदान नहीं कर पाता तो इसका तात्पर्य यह है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा सक रही है। और अदालत ने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे और जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो और अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था और इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। निजी स्वास्थ्य सेवाएं देखें तो हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवा खाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय यानी RMP मिल जाते हैं और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं और निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल और नर्सिंग होम भी हैं और काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं भी हैं और जो परीक्षण करती है और विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। और ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। और जैसा कि इनमें नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में संस्थाओं में मरीजों की हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। और आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती है और कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है और शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकान देखी जा सकती है। स्वास्थ्य सेवा और समानता सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। तो हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है और ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रीय है और ये सेवाएं लाभ कमाने के लिए चलाई जाती है। इसलिए इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है और बहुत से लोग इन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं और समर्थक नहीं होते हैं और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है गरीबों के लिए और अधिक पैसा कमाने के लिए। निजी सेवाएं प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है और कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि बहुत से डॉक्टर अनावश्यक दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन बॉटल आदि की सलाह देते हैं जबकि साधारण दवा या गोलियां पर्याप्त हो सकती है। और तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग भी बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं और वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं और अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है और इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं और ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह और साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और इसलिए उन्हें बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है। बीमारी पर होने वाली खर्च से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है और कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता और कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते और वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध नहीं है। क्या किया जा सकता है इसके बारे में? कुछ तथ्य के बारे में तो इनमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है और यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों को स्वास्थ्य जितना जीवन का आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों के कार्य करना आवश्यक है और ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देख सकते हैं। जैसे केरल के अनुभव दिया गया। 1996 में केरल सरकार ने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। राज्य के पूरे बजट पर 40% पंचायतों ने दिया गया और इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी और इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका और इसके फलस्वरूप जल वितरण
जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई और स्कूल और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया और इन सब कार्यों में स्थिति में सुधार आया और इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, उसके बाद अपर्याप्त डॉक्टर और आदि, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक है। आइए अब हम एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानें। कोस्टारिका का तरीका देखें तो कोस्टारिका को दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है और इसका मुख्य कारण उनके संविधान में नहीं थे। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था और वे देश में सेना नहीं रखेंगे और इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। उसके बाद कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है और कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे जैसे पीने के लिए सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग बन गया है। सार्वजनिक वह सेवा या कार्य है जो देश के सभी लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है और इसके स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल है और लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती है तो इन पर सवाल उठाया जा सकता है। निजी क्या है तो निजी वह सेवाएं या कार्य हैं जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए आयोजित किया जाता है। चिकित्सा पर्यटन तो वे विदेशी पर्यटन हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं और जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती है। उसके बाद संचारणीय बीमारी, ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती है, जैसे पानी, भोजन, हवा इत्यादि। उसके बाद ओपीडी, तो यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है और या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में जाए जाते हैं।